जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं MQ-9 ड्रोन्स को लेकर आई अपडेट से। आप सबको पता है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 31 की संख्या में जो MQ-9 ड्रोन्स है, इनकी डील को साइन किया है। और ये ड्रोन जो है, ये भारत की ताकत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन भारत शक्ति की एक रिपोर्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। दक्षिण भारत शक्ति की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 31 मई से जो 10 ड्रोन है, ये सीधा अमेरिका में निर्मित होकर भारत को मिलेंगे, जबकि बाकी के जो 21 ड्रोन हैं, ये भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से भारत और अमेरिका के बीच में डिस्कस करी गई थी कि जो लोकल असेंबली है इन ड्रोन्स की, वो की जानी है। ये ड्रोन अपनी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। भारतीय नौसेना पहले से ही इनको लीज में लेकर ऑपरेट कर रही थी, लेकिन अब सेना के तीनों अंगों को ये जो ड्रोन्स है, ये मिलने वाले हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस मिशन में तो किया जा ही सकेगा, लेकिन स्ट्राइक रोल्स में भी इनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जब भी एयरक्राफ्ट के फास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात सामने आती है, तो कोरिया का नाम वहां पर काफी सम्मान के साथ लिया जाता है, और कोरिया ने इस चीज को साबित भी किया है। और हाल ही में कोरिया की तरफ से कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। कोरियन डिफेंस मीडिया की बात करें तो कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कोरिया ने KF-21 बोरामी के जो अलग अलग वेरिएंट हैं, इनको एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजारा है। अभी तक जो रिपोर्ट आई हैं वो संतोषजनक ही रही हैं, लेकिन अब इनके मास प्रोडक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो पहला बैच है कोरिया के KF-21 बोरामी का, ये ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है और 2026 से इनके डिप्लॉयमेंट की तैयारी को शुरू कर दिया गया है। कोरियन मीडिया ये दावा करती है कि जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग रेट होगा वो काफ़ी हाई होगा, और कोरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी रफ्तार के साथ यहाँ पर पूरी करी जाएगी। इसके बाद से इंडियन मीडिया में भी इस चीज़ को लेकर चर्चाएं शुरू हैं कि जिस प्रकार का रूट कोरिया ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, कोरिया ने अप्लाई किया है, भारत भी उसी रूट के अंतर्गत अपने AMCA प्रोग्राम डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकता है, और भारत के लिए ये चीज़ें ज़्यादा हितकर होंगी। ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट के बाद इस समय जो भारत की नज़र है, ये ब्रह्मोस NG मिसाइल पर टिकी हुई है। और हाल ही में हमने आपको ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, उनके एक इंटरव्यू के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने मीडिया से वक्तव्य देते हुए कहा कि ब्रह्मोस NG को मुख्यतः भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी सामने रखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि एक सुखोई 30 MKI तकरीबन 4 ब्रह्मोस NG मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। जी हाँ, सुखोई 30 MKI 4 ब्रह्मोस NG मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। और ब्रह्मोस NG को लेकर काफ़ी भ्रांति भी है। कुछ लोग इसको ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट से कमतर मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी सामने रखी हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि इसकी जो रेंज होने वाली है वो 290 किलोमीटर की होगी, और ये ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट के जैसे ही एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। इसका जो वजन होगा ये 1.3 टन यानी तकरीबन 1330 किलो के आसपास होने वाला है। इसका डायमीटर 540 mm, वहीं इसकी लेंथ 5.6 mm की होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो इसके एयरबोर्न लॉन्चर का वेट होगा वो 210 किलोग्राम्स का होगा, और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये ना सिर्फ सुखोई 30 MKI बल्कि भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1A और भारतीय वायुसेना के अपकमिंग तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट करी जा सकेगी। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के लगभग जितने भी फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं ऑपरेशनल, उन सब में इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकेगा, और ये हमारे एनिमी के लिए एक मैसिव पंच होगा। क्योंकि एक तरफ जहां वो अभी ब्रह्मोस मिसाइल की काट को ढूंढ नहीं पाए हैं, उनके लिए ब्रह्मोस NG से को टैकल करना काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। हाल ही में नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपने एक रिपोर्ट में यह बताया था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है भारत का, जो स्टेल्थ मोड में तो ऑपरेट किया जा ही सकेगा, लेकिन इसको हम बीस्ट मोड में भी ऑपरेट कर पाएंगे। यानी एक ऐसा मोड जहां पर ये जो वेपनरी है इसको अपने एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे कैरी करने में सक्षम होगा। आमतौर पे आपने स्टेल्थ फाइटर्स को जो इंटरनल वेपन बे है उसी में हथियार को कैरी करते देखा होगा, लेकिन जब आडा ने बीस्ट मोड की बात करी तो कुछ ऐसा वर्ग था जिन्होंने इसका काफी उपहास किया, और उन्होंने कहा कि आडा कुल मिलाकर के एक 4.5 प्लस जनरेशन पर ही एक काम कर रही है, जिसको उन्होंने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का चोला पहना दिया है। लेकिन उनके लिए एक एग्जाम्पल इसराइल ने सेट कर दिया है। इसराइल ने पहली बार अपने F-35I एडर को बीस्ट मोड में ऑपरेट किया है एक बॉम्बिंग मिशन के दौरान। जी हाँ, पहली बार कॉम्बैट में इसराइल की तरफ से F-35I को बीस्ट मोड में ऑपरेट किया गया है, जहां पर उन्होंने एक बॉम्बिंग मिशन इससे एग्जीक्यूट किया है। अब आइए जानते हैं ये बीस्ट मोड होता क्या है। देखिए, इसराइल को अभी नए 3 जो F-35I एडर एयरक्राफ्ट हैं ये अमेरिका से प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद इनकी जो फ्लीट है वो 42 की हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम बीस्ट मोड की बात करते हैं तो टिपिकली F-35 स्टेल्थ फाइटर्स अपनी जो वेपनरी है
उसको इंटरनल वेपन बे में कैरी करते हैं, लेकिन इसराइल ने बीस्ट मोड के दौरान इनको एक्सटर्नल वेपन जो स्टोर्स हैं उस पे कैरी किया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बीस्ट मोड की ज़रूरत कब पड़ती है और बीस्ट मोड के क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, इसराइल ने मिशन को लेकर तो ज़्यादा जानकारी यहाँ पर साझा नहीं करी है, लेकिन माना जाता है कि बीस्ट मोड में इस एयरक्राफ्ट को तब ऑपरेट किया जाता है जब एनिमी के एयर डिफेंसेस लगभग न्यूट्रलाइज हो चुके हों और जो कह सकते हैं डे 2 या डे 3 मिशन होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बीस्ट मोड को मुख्यतः तभी इस्तेमाल में लाया जाता है जब एनिमी के एयर डिफेंसेस वीक होते हैं या पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके होते हैं और हमें जो स्टैंड ऑफ वेपन है उनको डिलीवर करना होता है सेफ रेंज से। और इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट अवेलेबल होता है तब भी बीस्ट मोड में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा सकता है। अब इसका जो इस्तेमाल है ये एनिमी के जो हार्डन शेल्टर्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है, एनिमी के आर्मर्ड कॉलम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है, या उनकी जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं, एयर बेसेस हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के F-35 जैसी ही कैपेबिलिटीज़ हमें AMCA में भी देखने को मिलेंगी और आडा जो बीस्ट मोड की बात कर रही है ये भारतीय वायुसेना को एक एडिशनल कैपेबिलिटी प्रदान करेगी कि ये चाहे तो जो एक मैसिव पंच है एनिमी को वो बीस्ट मोड में ये फाइटर दे सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा हमें AMCA के आने का और इसको बीस्ट मोड में देखने का। हमारी अगली बड़ी अपडेट HAL से आ रही है। HAL ने तेजस मार्क 1A को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि इंजन स्वैपिंग को लेकर जो बातचीत चल रही है ये पूरी तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा कि HAL का जो डिसीजन है जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन पर स्टिक रहने का वो अभी भी बना हुआ है और किसी प्रकार का नया इंजन इसके लिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपको समझना होगा कि नए इंजन को कंसीडर करने का मतलब ये है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें एयरक्राफ्ट में बदलाव करने पड़ेंगे, इंजन वेपन बे को फिर से हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें रीवैलिडेशन और सर्टिफिकेशन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और इसमें सालों का समय लग जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के पास इतना समय नहीं है कि वो इसका वेट कर पाए। उन्होंने कहा निस्संदेह अभी सप्लाई चेन इशूज़ के चलते इंजन डिलीवरी प्रभावित हुई है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि 2026 तक चीज़ों के सामान्य होने की उम्मीद है और एक बार जैसे ही डिलीवरी सामान्य होती है तो भारतीय वायुसेना को जो नंबर वादा किया गया था वही नंबर मिलने वाला है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना में तेजस की जो नई स्क्वाड्रन्स हैं वो ऑपरेशनल होती नजर आएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से आ रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 26 राफेल M और 3 एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन्स की जो डील है जो कि अराउंड $11 बिलियन की होने वाली है फ्रांस के साथ, इसको फाइनल अप्रूवल देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अप्रैल में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर का भारत दौरा होने वाला है और उसी दौरान उस दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए ये जो डील है ये फाइनलाइज करी जाएंगी और इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल की तैयारी है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। इन 26 राफेल M में से 4 ट्रेनर वेरिएंट होंगे और 22 सिंगल सीटर राफेल M वेरिएंट होंगे जो कि भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के आधार पर कस्टमाइज किए जाएंगे। वहीं एडिशनल जो 3 कलवरी क्लास के सबमरीन्स हैं ये भी हाईली कस्टमाइज और अपग्रेडेड सबमरीन्स होंगी जो कि अपने प्रेडिसेसर की तुलना में ज़्यादा पावरफुल और एडवांस होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।